तो ये टॉपिक देखो फाइनल अकाउंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि अलग से सिर्फ सिचुएशन, जैसे मैंने अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे बना रखे हैं, एक ही सिचुएशन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है 4 मार्क्स का। और कई बार ये पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट के अंदर होगा। तो फाइनल अकाउंट में जो सबसे दुख देने वाली चीज़ है, जो तकलीफ देने वाली चीज़ है, वो यही होती है क्लास 11th में ख़ास तौर पे। और ये जब आप 12th में आओगे ना, तो पार्टनरशिप में दोबारा यही सारी चीज़ें आपको फिर से तकलीफ देंगी अगर आपका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। तो कोशिश करेंगे। और देखो, जब इसको कर लेना तो एक काम और करना। जनरली क्या होता है कि जैसे हमने BRS लास्ट क्लास में करा या जर्नल एंट्री करा करा और फिर छोड़ दिया, फिर रिवाइज नहीं करा। रिवीजन की आदत नहीं है। रिवीजन की आदत नहीं है तो रोज अच्छे क्वेश्चंस करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। रिवीजन की आदत डालो, जो टॉपिक करवाया जाए उन क्वेश्चंस को दोबारा से करके देखा करो कि आंसर्स आ रहे कि नहीं। तो ये जो आज करवा दूंगा तो हो सकता है कि समझ में सारे आ जाएं, लेकिन फिर भी 1-2 दिन के बाद दोबारा से ज़रूर देख लेना, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 6 सिचुएशंस लिए हैं। डिफिकल्ट तक ले गए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम वहाँ तक चलेंगे। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, पहली सिचुएशन में हम देख लें। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ना 2 चीज़ों का मीनिंग जानना है। उससे पहले 2 चीज़ों का मीनिंग मतलब, एक तो आपको ये जानना है कि सर ये बैड डेट्स होता क्या है, और दूसरा हमें ये जानना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब है वो पैसा जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि डेटर से अब मिलेगा नहीं, बिल्कुल उसके लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरीके का नहीं रहा। जब आपने उस कस्टमर को सामान बेचा, आपने उसका इंतज़ार किया, आपने 2 से 3 महीने का टाइम दिया, तो उसको फिर से उसे कॉल किया, फीडबैक लिया, मतलब जो भी फॉलो अप वगैरह थे सारी कोशिशें कर ली आपने। सारी कोशिशों के बाद जाके आप इस नतीजे पे पहुंचे कि आप ये मानने को तैयार हो गए कि अब ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। उस पैसे को हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। और ये बैड डेट्स जो एक प्रोसेसर है, मतलब एक प्रोसीजर ऐसा है कि आपको ना, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो जनरली हर साल होता है। ये ऐसा है कि हर बार ये नुकसान होता है। कस्टमर को उधार देंगे तो ये चांसेस हैं कि पैसे डूबेंगे। तो पैसे डूब जाने को हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स। और जब तक आपको डाउट हो रहा है कि ये हो सकता है कि इस साल या अगले साल या उससे अगले साल में मुझे फ्यूचर में नुकसान दे सकता है। मान लीजिए उस बंदे ने 3 महीने का टाइम दिया और आपने 2-2.5 महीने पहले ही उसको, 2.5 महीने पहले ही यानी 15 दिन पहले ही आपने कोशिश करा कि उसे उससे बात करी जाए। कहाँ गायब है, वो कॉल नहीं उठा रहा है, घर पे कोशिशें कर ली, लोगों को पहुंचा दिया, आपने मिलने बुला लिया, कस्टमर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, सामान लेने को तैयार नहीं हो रहा है, दोबारा उसका आना जाना हमारे पास हो ही नहीं रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब कि अभी ना मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया है। तो अकाउंटिंग ने दोनों चीज़ों के लिए बोलता है। अकाउंटिंग कहता है अगर कोई नुकसान आपका हो चुका है वो तो ज़रूर लिखे आप अकाउंटिंग में अपने। और ये कब डिसाइड करते बेटा, ये दोनों बातें ना हम ईयर के एंड में करते हैं। ये कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कि जो होगा, ये इवेंट है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं, वो आके बोले के जाएगा कि भाई साहब आज से ये वाला पैसा बेड डेट से, ऐसा नहीं है। ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे, हमारी पॉलिसीज के हिसाब से चलेगा ये। तो हम ये जो बेड डेट्स होता है, प्रोविजन होता है, ईयर के एंड में बैठ के जब प्रॉफिट लॉस निकालना होता है उस वक्त हम डिसाइड करते हैं कि मेरे कितने पैसे आ गए। जब हम मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता करना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, तब मालूम करते हैं कि कितने कस्टमर ने पैसे दिए और कितने ने पैसे नहीं दिए, और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे लग रहा है कि पैसे डूब सकते हैं। तो ईयर के एंड में ये सारे डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो बेड डेट्स के बारे में अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग कहता है कि ईयर के एंड में अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान हो चुका है तो उसे लिख दीजिए। तो नुकसान जो हो चुका है उसको हम बैड डेट्स के नाम से लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए ईयर का एंड है 31 तारीख और आपको ये डाउट हो रहा है कि अगले साल ये नुकसान हो सकता है, तो आप अगले साल का इंतजार ना करें, आप इसी ईयर में उस नुकसान को लिख सकते हो। और नेक्स्ट ईयर में होने वाला नुकसान जिसको आप इसी करंट ईयर में लिख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। प्रोविजन हम इसीलिए बनाते हैं जिसका हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, हमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है, ऐसा अंदर से आवाज आ रही है कि भैया नुकसान हो सकता है। तो हम पहली सिचुएशन की बात करते हैं, क्या होगा। आइए जी, पहली सिचुएशन में आपके पास एक क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये इन्फॉर्मेशन आपके ट्रायल बैलेंस से ली गई है। हेड ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास गिवन है संडे डेटर और दूसरा अकाउंट क्या गिवन है, बैड डेट्स।
और ये डेबिट है और ये क्रेडिट। बेटा ये ट्रायल बैलेंस यानी ईयर के एंड में ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो चुका था। अब हम ईयर के एंड में ये देखने बैठे हैं कि ये जो डेटर है 1 लाख क्या एक्चुअल में सिर्फ 1 ही लाख का ही है मेरे पास कि नहीं है, और ये 2000, इसका मतलब ये नुकसान हो चुका है। ध्यान से समझना, अगर ट्रायल बैलेंस में डेटर 1 लाख रुपए है बेटा और ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है 2000 रुपये, तो बेड डेट्स का मतलब क्या होता है, मेरे पैसे डूब गए। तो अब बताओ कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख रुपए डेटर पे बाकी थे, 2000 रुपये डूब गए। नहीं बेटा, 1 लाख बाकी नहीं थे, 1,02,000 रुपए बाकी थे। कितने बाकी थे? साल के एंड में आपने ये डिसाइड कर लिया, साल के एंड में आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ये 1 लाख रुपए, इसका मतलब ये बेड डेट्स ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। टोटल आपका डेटर कितने का था? 1,02,000 रुपए का था, जिसमें आपने 2 सेगमेंट बना दिए, एक बना दिया डेटर 1 लाख रुपए का बचा है। ये डेटर का मतलब है इतने का बैलेंस है मेरे पास, और ये बेड डेट्स का मतलब है इस साल में जो नुकसान अब तक हुआ, टोटल पूरे साल में जो नुकसान हुआ है कितने का हुआ है? 2000। तो इस बेड डेट से पहले मेरा डेटर पे कितने पैसा बाकी रहा होगा? 1,02,000। अब ये मैंने हिसाब किताब कर लिया। अब 31 तारीख की जैसी ही बात आई, अच्छा ये बेड डेट्स कब डिसाइड करा? 31 मार्च से पहले ही। समझ में आई बात? 31 तारीख जैसे आया ना, मेरे को फिर से अंदर से आवाज आने लगा कि भाई 1000 रुपए का नुकसान और है भाई। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना बेटा, इसका मतलब है कि इसका हिसाब हुआ नहीं है, इसका हिसाब नहीं हुआ। 1000 रुपए का नुकसान, राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स, कह रहे जी 1000 रुपए और नुकसान लिख दो। हमने अपने मैनेजमेंट ने अकाउंटेंट को बोला कि भाई 1000 रुपए का नुकसान और लिख दीजिए। तो अगर 1000 रुपए का और नुकसान लिख दें तो इसका मतलब है इसमें 1000 रुपए क्या और होंगे बोलो? प्लस हो जाएंगे। क्या अभी भी डेटर 1 ही लाख रहेगा क्या? नहीं रहेगा सर, इसमें से भी कितना माइनस हो जाएगा? 1000 माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो बेटा ये एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, इसका हिसाब किताब, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई, ये रिकॉर्ड में है ही नहीं, चढ़ा हुआ ही नहीं था, अब चढ़ाना है आपने। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है शो इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फटाफट एक छोटा सा P&L अकाउंट और छोटा सा क्या बनाना है, एक बैलेंस शीट तैयार करनी है सर। आइए जी, अभी यहाँ पे फिर से समझा दूंगा मैं। नहीं यार, वो सिचुएशन सारी रहेगी ना तो आपको क्लियर रहेगा क्या हो रहा है। भाई प्लीज इतने इंटेलिजेंट मत बनो, 6 सिचुएशन मैंने लिखे, लिख लो, थोड़ा सब्र करो। मुझे मालूम है ऑरली करा जा सकता है, लेकिन एक तक, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे तक आते आते फिर दिक्कतें आने लग जाएंगी। ठीक है? वो फिर एक जगह रहेगा ना तो पता रहेगा कि क्या क्या लिखा है मैंने, कहाँ पे किस एडजस्टमेंट्स को कैसे दिखाया, बस ऐसे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि इंटेलिजेंट है। एग्जाम में भी मैम को या सर को लिख के आना, ये तो मुझे आता है और आपको भी आता ही होगा। तो नंबर प्लीज बगैर सोचे समझे नंबर दे दिया जाए। नहीं नहीं, वो गलत नहीं है, पूछ लेना, लेकिन अगर वहां लिख के आ जाए कि हम दोनों को ही आता है तो मेरा तो हक बनता है कि मुझे नंबर मिलने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे बेटा लिख के दिखाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। अच्छा, मैं जब कभी पढ़ाने बैठ जाऊँ तो कई बार बच्चे बोल भी देते हैं सर कल ही तो किया था, आपको तो मालूम है ना। एग्ज़ाम में ये नहीं बोल के आते कि सर आपको तो पता ही है कि मुझे आता ही होगा। तो ये बैलेंस शीट और ये एसेट्स छोटा छोटा बनाना है, कोई ज़्यादा काम करना नहीं हमें। सिचुएशन नंबर 1 है बेटा, ये हम सिचुएशन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अब सिचुएशन नंबर 1 में हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले ये डेटर जो है ना बेटा वो 1 लाख है, जो पहले से है उसको हम पहले बैलेंस शीट और जो जहाँ पे जाने वाली चीज़ है वो लिख देते हैं। डेटर मेरे लिए एसेट्स है तो इसे हम एसेट्स में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चा पार्टी सन्ड्री डेटर, यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर, और ये सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख रुपए है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट में बेड डेट्स, और बेटा बेड डेट्स की वैल्यू हमारे पास कितने की है? 2000 की। ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि ये जो डेटर है 1 लाख, इसमें से ये बेड डेट्स माइनस हो चुका है। इससे पहले जो मेरा डेटर था वो टोटल 1,02,000 रुपये का था, तो माइनस कर दिया है। अब आते हैं फर्दर बेड डेट्स की सिचुएशन, 1000 रुपये। ये 1000 रुपये जो फर्दर बेड डेट्स है, इसका मतलब ये है कि भैया आपने इसकी अकाउंटिंग नहीं करी और इसकी वजह से आपका डेटर कम हो जाएगा।
तो हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, तो हमें यहाँ से माइनस करना और यहाँ लिखना है बेटा बैड डेट्स। और बैड डेट्स की वैल्यू कितनी है सर? ये 1000 है ना, और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा सर? 99,000। और ये 1000 जो है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे सर। किस नाम से ऐड कर देंगे सर? इसको हम लिखते हैं बेटा फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। और ये फर्दर बैड डेट्स की वैल्यू है 1000 रुपये। टोटल मिला के ये भी कितने हो गए सर? ये भी हो गए जी 3000 रुपये। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ थोड़ा सा। आए जी, कितना हो गया सर ये वाली वैल्यू? ये 3000। बताइए बात समझ में आई बेटा? सिचुएशन नंबर 1 कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए मैं आपके सामने सिचुएशन नंबर 2 रख रहा हूँ। कोई डाउट है तो बताओ। चलो एक सवाल मेरे तरफ से, आप बहुत समझदार हैं, मुझे बताइए इसकी जर्नल एंट्री अगर एग्जाम में आ जाए, वैसे मैंने पूछा नहीं है, शायद आपके स्कूल में करवाया भी नहीं हो, ये डिफिकल्ट सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, अगर जर्नल एंट्री पूछ ली जाए, थोड़ी और सिचुएशन को अपग्रेड कर लेते हैं अपने, कि सर इसमें जर्नल एंट्री हमसे पूछे गई, आप बताओ जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे इसकी। तो भाई इसमें दो बातें, जो पहले से ट्रायल बैलेंस में इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, ये ऑलरेडी हो चुकी है, बात समझ रहे हैं? इसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी, इसकी एक बैड डेट्स ये वाला और ये संडे डेटर की जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। दिमाग में क्लियर है ना ये बात? क्योंकि बैड डेट्स और ये दोनों चीज़ें ट्रायल बैलेंस में थी, इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग हो चुकी होगी। तो हमें जर्नल एंट्री किस बात की करनी है सर? इस वाली इन्फॉर्मेशन की करनी है बस। और ये तो पता ही है आपको, फर्दर बैड डेट्स की जर्नल एंट्री बताओ क्या होते हैं? अब नहीं बोल रहे? वेरी गुड। तो इसकी एंट्री करेंगे बेटा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्डे डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1000 रुपये। लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे, ईयर के एंड में इसी बैड डेट्स को उठा के हम कहाँ लिखने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमें लिखना पड़ेगा। इसे आप ट्रायल बैलेंस में नहीं भेज सकते, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। और इसकी जर्नल एंट्री होगी फिर P&L अकाउंट डेबिट। और ये बैड डेट जो डेबिट था बेटा, ये किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट। और ये सारी एंट्रीज दिमाग में याद करते जाओ, क्योंकि क्लास के बाद सारी चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे और उसके बाद ही जाने दूंगा, ये तो पता ही आपको। पता लगा आपने बस छापने में लगाया मन, जब पूछने की बारी आई तो आपसे बताया नहीं जा रहा जी। सर P&L अकाउंट की जर्नल एंट्री है, ये बैड डेट जो पहले से पड़ा था इसे रिटर्न ऑफ किया। ये नॉमिनल अकाउंट को ईयर के एंड में क्लोज किया जाता है सर। क्लोज करने की एंट्री क्या होती है? बैड डेट डेबिट में था तो इसे क्रेडिट कर दिया सर, क्लोज हो गया। और ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे आपको दो बातें दिख रही हैं, एक ये माइनस होके जो आपका डेटर आया, जो यहाँ पे डेटर आया 99, कैसे होगा? जब ये डेटर आपका पहले 1000 रुपये कम होगा। दूसरा ये बैड डेट्स आपने लिख तो दिया, डेटर कम हुआ इससे, लेकिन P&L में नहीं लिखा है। P&L में लिखने की अलग से एंट्री करनी पड़ती है बेटा। समझ में आ गई बात? आइए जी, सिचुएशन नंबर 2, ये लीजिए आपके सामने सिचुएशन नंबर 2 है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम दास एज एट 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020। आपके पास ट्रायल बैलेंस में वैल्यू एक ही गिवन है बेटा, वो क्या है? सन्ड्री डेटर। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको प्रोविजन बनाना है, यानी एजम्पशन लेना है कि इन फ्यूचर में आपको नुकसान होने वाला है। कितने परसेंट का? 5% का ये नुकसान होगा। ठीक है सर। अब ये 5% का अगर फ्यूचर में नुकसान होगा तो क्या ये डेटर इतना ही बचेगा या कुछ और हो जाएगा चेंज? भाई आपका जो डेटर है उस पर कितने पैसे बाकी हैं? 3 लाख। आपको लग रहा है कि 5% पैसे अब नहीं मिलेंगे, तो क्या अभी भी 3 लाख रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा ना सर। तो इसे आपको कम करना पड़ेगा। और ये 3 लाख से जैसे 5% कम होगा, मतलब 15,000 रुपये जैसे ही कम होगा, ये आ जाएगा 2,85,000 रुपये। तो यार आपका एसेट 285 पे आ गया, आपके लिए फायदा है क्या? क्या ये नुकसान है? तो नुकसान को फिर कहाँ लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो फिर से, ये रहा जी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट
और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में हमने बैलेंस शीट में सन्डे डेटर एक ही आइटम दिया हुआ था, वो लिख लिया पहले। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है सर, उसके बाद हमें गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करेंगे बेटा, यहाँ से लेस करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, इसका मतलब ये 15,000 है बेटा। और इसको अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,85,000। इसी प्रोविजन को फिर आपको कहाँ लिखना पड़ेगा सर, यहाँ लिखना पड़ेगा P&L अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर बैड डेट्स पहले से होता तो वो तो P&L में रहता ही ना, तो ये भी उसमें ऐड हो जाता। अगर होता तब उसमें क्या होता, ये ऐड हो जाता। आएगा सिचुएशन बेटा, ऐसा भी करवाएंगे हम आपसे। और ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये। बताइए सर, समझ में आ गई बात? कोई आंसर वांसर नहीं लिखाना, बस मैं आपको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बोलिए जी, समझ में आ गई बात? अब अगर मैं आपसे बोलूं इसकी जर्नल एंट्री बताओ, बताओ समझदार बच्चों, देखते हैं आप लोगों से इसकी जर्नल एंट्री निकलती है कि नहीं। बोलिए जल्दी, क्या एंट्री होगी? कह रहे जी प्रोविजन, आपने बताया प्रोविजन, सबने सोच के बोला ना। कौन बोल रहा है वैसे, ये है किसका सवाल, तो मतलब कौन दे रहा है जवाब? ये तुम दे रहे हो, ठीक है। बाकी लोग कोई नहीं दे रहे, आपका भी यही है? और कोई? यही कौन कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो, अच्छा बताना जरा, फिर से बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू संडे डेटर। अब ये गलत है, थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाया आपने, थोड़ा सा भी नहीं लगाया, इसलिए गलत है। क्यों नहीं लगाया सर आपने, मैं आपको बता देता हूँ कैसे गलत है, थोड़ा सा समझ लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने बोला, टू डेटर बोला, आपको लगा कि सर ये ना डेटर हम कम कर रहे हैं। नहीं सर, डेटर कम नहीं हो रहा है। सर क्यों नहीं कम हो रहा है? बेटा ये हमारी एजम्पशन है, हम ये सोच रहे हैं बैठ के कि कल को डेटर हमें कम देगा पैसा, तो इस नुकसान को हम P&L अकाउंट में लिख रहे हैं। अजय ध्यान से सुनो, ये हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में एक डेटर है जिसपे मेरे कितने पैसे बाकी हैं, 3 लाख बाकी हैं, उसमें से 15,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो क्या मेरा 3 लाख का डेटर कम हो गया? या मैं उसको जाके बोल दूं कि हाँ भाई साहब 3 लाख रुपए कम कर दिए मैंने 15,000 रुपये, ये तो मैं सोच रहा हूं बस। क्या सोचने से आपका डेटर कम हो गया? ये खर्चे में आपको अकाउंटिंग कह रहा है ऐसा कि इसको नुकसान में आप दिखा सकते हो। बेटा ये मैंने एज अ रिजर्व बनाया है, प्रोविजन बनाया है, फ्यूचर में होने वाले नुकसान हमने लिखा है साइड में। इसकी जर्नल एंट्री, इससे डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं बस, ये जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि डेटर से कम हो रहा है, एक्चुअल में कम नहीं हो रहा है। डेटर तो अभी भी कितना है, 3 लाख है। प्रोविजन हमारा ना लाइबिलिटी साइड है, ये हम इस साइड प्रेजेंट कर रहे हैं, एक साइड दिखाने के लिए। मैं आपको समझाता हूं इसको, देखो इसकी जर्नल एंट्री ये है कि मेरा नुकसान होगा इन फ्यूचर में, तो P&L अकाउंट डेबिट मैंने करा 15,000 और क्रेडिट में लिखा बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बस ये एंट्री होती है प्रोविजन की बेटा। डेटर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता, P&L पे आता है। तो सर ये प्रोविजन क्या है बेटा? ये फ्यूचर का होने वाला नुकसान है, फ्यूचर का है। तो अभी ये ना करंट, ये आपकी लाइबिलिटी में दिखता है। कौन से लाइबिलिटी में दिखता है? ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। लेकिन हम लाइबिलिटी साइड ना दिखा के उसे किस साइड दिखाते हैं? एसेट साइड में। और किससे माइनस करके दिखाते हैं? डेटर में से माइनस करते हैं। क्योंकि हमें ये दोनों बातें मालूम चलती रहे कि 3 लाख का डेटर था और इतना अभी मेरे को डाउट है कि पैसे नहीं मिलेंगे, और मैंने 285 लिखा है। हो सकता है ज्यादा मिल जाए, लेकिन मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप ना पेपर दे के आए 100 नंबर का,
अब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि 15 नंबर नहीं आएंगे, तो क्या मैम को पहले बता दो जाके मैम तो मैंने सोचा 15 नंबर आप नहीं देंगे, और मान लो कि आपका आ रहा है 98, मैम बोलेंगे ठीक है आपने 15 सोचा था तो 15 काट देते हैं, ये कुछ तुक थोड़ी ना, आपके दिमाग का ख्याल है ना सर, ये तो आपने उसके लिए नुकसान की तैयारी पहले से कर ली, पहले सोच लिया, पहले उसके बारे में बैठ के गए कि नहीं यार हो सकता है कि मेरा नुकसान हो जाए, मेरे को इतने नंबर कट जाए। लेकिन इससे आपके नंबर पे फर्क पड़ेगा क्या? नंबर पे फर्क कब पड़ेगा? जब ये क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तब। तो डेटर पे फर्क तब पड़ता है जब बिल्कुल क्लियर हो जाते हो कि हाँ जी आप पैसा नहीं मिलेगा, बेड डेट्स, आपके मार्क्स आ गए, रिजल्ट आ गया, अब आपका डाउट खत्म, तब आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उससे पहले आप प्रोविजन बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोविजन आप ज्यादा बना रहे, कई लोग बनाते हैं कि भाई ज्यादा नंबर आएंगे, बस इसको अकाउंटिंग अलाउ नहीं करता कि ज्यादा मिलेंगे आपको, कम के तो अलाउ करता है कि नुकसान होने वाला है तो उसका दुख जो है पीएनएल अकाउंट में लिख दो। पीएनएल अकाउंट दुख लिखने का अकाउंट है बस। हम्म बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बोला आपने। अगर इस बंदे ने, हमने यहाँ पे 3 लाख सोचा था, 15 का नुकसान सोचा था, और हमने 15 का नुकसान लिख दिया और अगले साल इसने नुकसान हुआ ही नहीं, तो बेटा यही जो प्रोविजन जो पिछले साल नुकसान में लिखा था ना, अगले साल इसको इनकम में लिखना होता है। आगे ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं आपको, समझे? अच्छा ध्यान दो इधर, अगर ये प्रोविजन जो है आपने इस साल लिखा है और अगर इतना नुकसान नहीं हुआ तो जितना भी बच जाएगा, मान लो अगले साल 12,000 का नुकसान हुआ, सोचा 15 का, तो नुकसान कितने का हुआ? तो 3,000 बच गए ना, तो 3,000 प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, डाउट क्लियर? चलें आगे बढ़े। इसकी एक ही एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट की बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए जी आगे बढ़ जाएं। अब इसको क्या करा हमने, यहाँ पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए सर सिचुएशन नंबर 3 पे। देखिए जी, यहाँ पे देखना जो तुम्हारे से, जो तुम सोच रहे थे वो चीज इसमें है पहले से। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सर? सन्ड्री डेटर, ध्यान से इसको डिकोड कर लेते हैं पहले। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में है, प्रोविजन 20,000, बेड डेट्स 6,000। अब ध्यान से समझिएगा, ये बेड डेट्स का मतलब ये नुकसान हो चुका, इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक है जी, अब बात करता हूं मैं इसके बारे में। ये प्रोविजन, सर ये प्रोविजन कौन है? ये बेटा ये वही है जो पिछले साल बनाया था। पिछले साल मैंने बैठ के सोचा था कि अगले साल कितने का नुकसान होगा, 20,000 का नुकसान होगा। अगर मैं ये सारी बातें हटा दूं, ध्यान से सुनना, ये सारी बातें हटा दी मैंने, बस इतना ही रखा, तो आपने पिछले साल कितने का नुकसान सोचा था? 20 का होगा। पिछले साल आपने इसकी अकाउंटिंग कर ली थी, नुकसान में लिख भी दिया था 20,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में, और जबकि हुआ इस साल कितना है सिर्फ, तो बताओ कितने का फायदा हुआ? तो 14,000 रुपए। अगर क्वेश्चन ही होता ना ये सब, तो ये 14,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं हम। कहानी समझ में? ये प्रोविजन जो पिछले साल से मैंने सोच रखा है कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, हुआ कितना? सिर्फ 6,000 का नुकसान हुआ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मान लीजिए ये नहीं होता, तो बताओ नुकसान में कितना दिखाते? पूरा 6,000। लेकिन नुकसान हुआ 6 का है, लेकिन पहले से क्या नुकसान मैंने मान रखा था? 20 तो पहले से लिख रखा था ना, फिर से 6 लिख दूं क्या? अब कितना लिखूं? सिर्फ 14,000 लिखूंगा। अरे ये डिकोड कर पाए कि नहीं? या रटने का है तो बता दो, रटवा भी दूंगा। ये समझ में आ गया? इसका क्या मतलब सर? इन फ्यूचर में इतना मिलेगा, इसका 6,000 का नुकसान, और ये नुकसान मैंने पिछले साल लिखा था कितने का? 20,000 का। तो आज मुझे दो चीजें बनानी है कि एसेट्स बताओ और पीएनएल बताओ। तो एसेट्स में कितना आएगा? 410 इन फ्यूचर में मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में बताओ, पूरा 20 लिख दूं, 6 लिख दूं, या 14,000 लिखूं? सिर्फ 14,000। वो भी कौन सी साइड आएगा? इनकम साइड आएगा। आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, अब आप सोच के इतना कुछ बैठे हुए थे, अचानक से आके कहता है वो भाई साहब 10,000 का और नुकसान हो गया। अब ध्यान से सुनो, फिर कहते हैं कि जी और 10% अगले साल और नुकसान हो सकता है। तो जो अगले साल नुकसान हो सकता है उसको भी कब लिखना है? अगले साल या इसी साल?
इसी साल लिखना है। तो इस साल लिखने वाले नुकसान कितने, 3 नुकसान हो गए इस साल के। एक नुकसान, एक ये 10,000 और एक ये। अब ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, सबको जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने पिछले साल सोचा था क्या उससे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। जैसा रिजल्ट आएगा वैसा लिख देंगे हम। समझ में आ गई बात? आपने अगर इसको मीनिंगफुल समझ लिया तो फिर तो मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा कि किस चीज में क्या क्या ऐड होता है। तो एट द एंड वो चल के हम लोग थोड़ी देर में याद भी कर लेंगे, लेकिन अभी लॉजिक पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिक समझ में आए, कहानी समझ में आए। कहानी समझ में आई है यहां तक? ये बताइए इसका इसका क्या मतलब है बेटा? नुकसान इसी साल हुआ है, लेकिन इसी साल ये वाला भी नुकसान हुआ लेकिन इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। तो बताओ टोटल नुकसान 16,000 का बिल्कुल क्लियर नुकसान है, जिसे कहते हैं बेड डेट्स। और इन फ्यूचर में और कितना नुकसान हो सकता है? 10%। 10% और हो सकता है। परसेंटेज को अमाउंट में निकाल लेंगे बाद में, 10% और हो सकता है। तो मिला जुला के मैं मान के चलता हूं कि 20-30 हजार रुपये और खर्च नुकसान हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये नुकसान, सारे नुकसान को हम देखेंगे ना कि सर हम तो घर से सोच के ये आए थे, हमने पहले तो इतना लिखा था और ये इतना नुकसान हुआ है, तो डिफरेंस निकालेंगे ना। चलिए कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचना, इन सब के बारे में सोचना है। आइए जी, सिचुएशन नंबर 3 का फॉर्मेट बना लो पीएनएल और बैलेंस शीट का। थोड़ा बड़ा बनाना पीएनएल में बेटा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएंगी। आइए जी बताइए, दोनों सिचुएशन नोट कर लिया आपने, पीएनएल और बैलेंस शीट लिख लिया। अब बैलेंस शीट में जाने वाली चीज़ क्या थी बेटा? एक 4 लाख का 10,000 का डेटर था। ये बेड डेट्स कहाँ जाता है? नुकसान हो चुका है, तो ये तो क्लियर है बेटा मुझे। कहाँ जाएगा? ये जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिख दूंगा मैं बेड डेट्स। कितने का बेटा? 6,000। अभी आप नहीं लिखना, अब इधर देख दो। सर ये जो प्रोविज़न हुआ है ये 20,000 रुपये का है। ये इसका मतलब है ये नुकसान मैं पहले ले चुका। आप 6,000 क्यों लिख रहे हैं? आपको नहीं लिखना चाहिए, पहले इससे माइनस करके देखना चाहिए फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। सही बात तो यही है ना। मैं ऐसा असल में क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सारे नुकसान को एक जगह पहले लिखना चाह रहा हूँ, फिर कंपेयर करूंगा पिछली बार से जो मैंने पिछले साल ही लिख रखा था। बेटा आप ये समझ के चलो कि ये अमाउंट वो अमाउंट है जो घर से निकलते ही आपने सोचा था कि आज कितने का नुकसान होगा। साल की स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरू में, पिछले साल के 31 मार्च में ही आपने सोच लिया था कितना नुकसान होगा। ये पिछले साल ही सोच के बैठे हुए थे आप, उसको लिख भी लिया था। इसके लिए जितना रोना धोना मचाना था सब कर लिया आपने पहले से। अब अगर इसी के अंडर में नुकसान हो रहा है तो आपको रोना धोना करने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर निकलेगा तब आपको तकलीफ होगी कि यार मैं तो इतना सोच कर बैठा हुआ था। तो ये नुकसान जो है आप लिख चुके हैं पहले ही, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। बस ये चेक करना है कि अभी जो टोटल नुकसान है क्या इससे ज्यादा हो रहा है या इससे कम होगा। समझ में आ गई बात? आइए जी, तो अभी का नुकसान, एक नुकसान कितना? 6,000। दूसरा नुकसान, अब ये जो नुकसान है क्या इसकी कोई अकाउंटिंग हुई है? अगर होता तो कहां पे दिखता? ये ट्रायल बैलेंस में होता। सर इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई, तो एक बार तो हम इसे यहां से हटाएंगे, इससे डेटर माइनस करेंगे। यहां लिखेंगे सर बैड डेट्स, लिख दीजिए बेटा बैड डेट्स कितना? 10,000। कितना वैल्यू था बेटा? 10,000। और इसी बैड डेट्स को मैं जाके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। किस नाम से ऐड करूंगा बच्चा पार्टी? फर्दर बैड डेट्स के नाम से ऐड कर दूंगा। और वो कितना होगा? ये भी होगा 10,000। तो अब तक दो नुकसान हमने देख लिया। 6,000 जिसकी अकाउंटिंग हो चुकी थी, 10,000 का नुकसान और हुआ है लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने इसमें जाके ऐड करा और डेटर में से माइनस किया। इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई थी, इस वजह से मैं डेटर में से माइनस कर रहा हूँ। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इस हिसाब से मेरे पास जो डेटर है वो कितना बच रहा है बेटा? ये बच रहा है सर 4 लाख रुपए। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं सर, और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है कि 10% का और नुकसान इन फ्यूचर भी हो सकता है। और 10% किस बात का? तो इसने बोला डेटर्स का। कौन सा डेटर? जो जिसको आप डेटर मान के चल रहे हो। भाई क्या इसको आप डेटर मानने की जरूरत है? जब आपको क्लियर हो गया 10 नहीं मिलेगा तो इन फ्यूचर आप किससे पैसे मांगने बैठोगे? इनसे ना। तो डाउट पे किस पे करोगे? इसी पे करोगे ना। इस पे डाउट थोड़ी ना रहेगा। ये तो क्लियर हो रहा है ना कि इसमें से नहीं मिलेगा, तो इसमें से माइनस करें बेटा आप। इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा? यहां से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%। और ये 10% की वैल्यू आएगी आपकी
40,000 रुपए की, और इसे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा सर कितनी होगी बेटा, 3,60,000। इसके अलावा कोई और नुकसान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर और भी नुकसान का जिक्र होता तो हम और भी माइनस करते। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? बच्चा पार्टी इधर देखो, पहले बाद में नोट कर लेना, अब इसको समराइज करने का टाइम आ गया। अब देखो तो बताइए इस बार कितने नुकसान हुए? एक नुकसान ये 6,000, एक नुकसान ये फर्दर बैड डेट्स, और एक जो ये फ्यूचर में होगा, तो ये भी तो इसी साल लिखना है मुझे, तो टोटल इसको भी ऐड कर देते हैं भाई। ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना बच्चा पार्टी? 40,000। ये प्रोविजन मतलब ये करंट ईयर हमने सोचा है ऐसा। टोटल कर लिए, बताइए तो 56। बाबू इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो इधर, 56,000। मैं इसको याद भी करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लॉजिक समझ में आए। ठीक है जी, 56,000 का बताओ ये टोटल नुकसान है कि नहीं है? इसका क्या मतलब है? नुकसान हुआ है, अकाउंटिंग हो चुकी थी पहले, इसका नुकसान का अकाउंटिंग नहीं हुआ तो हमने ऐड करना पड़ा, और इसको फ्यूचर में होना है। अब आप सोचिए 56,000 का आपका नुकसान, इस बार आप पीएनएल में डेबिट साइड लिखने को तैयार हो, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि पहले भी तो आपने कुछ नुकसान लिखा था कि इस साल क्या होगा। आपने पहले से कितना सोच रखा था नुकसान होगा? क्या इसकी अकाउंटिंग कर चुके थे, हाँ या ना बोलो? क्या इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख चुके थे, हाँ या ना बोलो? बेटा ये जो प्रोविजन है ये पिछले साल ही मैंने पीएनएल में लिख दिया था, क्या इस साल दोबारा लिख दूं? तो बताइए मुझे कि मैंने 20,000 का नुकसान पहले लिख दिया पिछले साल ही, और हुआ एक्चुअल में कितने का है? 56। तो क्या मैं 56 ही रहने दूं नुकसान में? बोलो सर, 56 ही रहने दूं? अपनी बात को समझ पा रहे? 20,000 रुपए का नुकसान आप पहले लिख चुके थे पिछले साल, क्लियर है? और नुकसान हुआ कितने का है? 56,000 रुपए का। तो 56,000 और लिखना है, कितना लिखें फिर? 36,000। तो वो जो पिछले साल नुकसान हुआ था उसे मुझे क्या करना चाहिए बोलो? मुझे उसे हटाना चाहिए यहां से। मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रीवियस ईयर, ओल्ड कह दीजिए, न्यू कह लीजिए। कितना बेटा ये? 20,000, और इसे माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 36,000 रुपये। बताइए बच्चा पार्टी, समझ में आया? सर क्लियर है ये पॉइंट सारे? नोट करिए इसको। तो ये लॉजिकली आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आया होगा। अब इसे याद भी कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले एक लॉजिक और थोड़ा सा रह गया, उसको बता दूं, मैं ही नोटिस करवाता हूं। मान लो कि पिछले साल तुमने ना 30, यहाँ पे 20,000 की जगह तुमने यहाँ पे 60,000 लिख दिया होता, पहले से ही नुकसान मान के चल रहे थे कि मेरा नुकसान कितने का होगा? 60,000 का नुकसान होगा। अब मुझे बताओ, क्या अभी जो सारे नुकसान जोड़ दिए तो क्या ये 60,000 से ज्यादा हुआ? तो अपने को तो पैसे बच गए ना। कितने बच गए? 4,000। जो थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था हजरत कि वो उसका क्या होगा सर, अगले साल कम होंगे नुकसान, तो 4,000 फायदे में है ना। फिर वो 4,000 को मुझे कितना इधर लिखना पड़ेगा? आज पीएनएल अकाउंट में मैंने कितना लिखा है? 36,000। और ध्यान रखना ये 36,000 रुपये किस नाम से लिखा है? 36,000 रुपये मैंने बेड डेट्स को प्रोविजन, फर्दर बेड डेट्स में ऐड करा, फिर प्रोविजन में ऐड करा, और ये सब ऐड करने के बाद एक ओल्ड प्रोविजन से पहले माइनस किया, उसके बाद मैंने 36 लगाया। यानी पुराना वाला जो अमाउंट था उसको क्या कर रहा हूं मैं? कैंसिल कर रहा हूं 20,000 को। पीएनएल में नहीं लिख रहा हूं, पुराना वाला प्रोविजन पीएनएल में नहीं लिखा रहा है, वो क्या हो रहा है इसमें से एडजस्ट हो रहा है। किसके साथ एडजस्ट हो रहा है? बेड डेट से एडजस्ट हो रहा है वो, उसके बाद जा रहा है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो अगर पिछले साल प्रोविजन ज्यादा होता तो इधर आ जाता। प्रोविजन यही मान लीजिए कि साल के स्टार्टिंग में आप सोच के बैठे हुए हैं कि मेरा नुकसान होगा, और आपने लिख दिया क्योंकि अलाउ किया गया था कि नुकसान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से लिख सकते हो, तो आपने लिख लिया था उसको। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी। अगर पिछले साल का प्रोविजन ज्यादा होगा तो पिछले साल का प्रोविजन यानी इनकम आपका ज्यादा है ना, तो पहले इनकम लिखोगे और उससे होने वाले जितने नुकसान है पहले माइनस करोगे एक एक करके, फिर जो बचेगा तो आएगा।
सब कुछ ये प्रोविजन इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये सारे जो प्लस में इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जो इस साइड प्लस हुआ है वो इस साइड आके माइनस, और माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर एडजस्टमेंट में बेड डेट्स हो, क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट में बेड डेट्स हो, एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, तो उसको पहले बेड डेट्स को माइनस करना है, फिर क्या माइनस करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करना है, और इसे उठा के कहाँ जाके लिख देना है, पीएनएल अकाउंट में पहले से कोई बेड डेट्स है तो उसमें ऐड कर देना है बेड डेट्स को, किस नाम से, फर्दर बेड डेट्स, फिर प्रोविजन को ऐड कर देना है। आपको बात समझ में आ रही है? क्या किया सर, ये जो बेड डेट्स है इसे उठा के ले गए, किस नाम से लिखा, फर्दर बेड डेट्स के नाम से, फिर ये प्रोविजन को भी उठा के ले गए सर, किस नाम से लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कौन सा ईयर का है ये, करंट ईयर, समझ गए। और सब कुछ प्लस कर देने के बाद क्या माइनस करना है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन माइनस करना है, यानी ओल्ड प्रोविजन माइनस करना है। ठीक है जी, तो मैं इसको एक बार बुलवा लेता हूँ कि आपको याद हो जाए। बताओ, जो एडजस्टमेंट में बेड डेट्स है उसका क्या करेंगे, डेटर से माइनस करेंगे और फर्दर बेड डेट्स में जाके ऐड कर देंगे, किस नाम से, फर्दर बेड डेट्स। एडजस्टमेंट में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो क्या करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे और बेड डेट्स में जाकर ऐड कर देंगे। पीएनएल में अगर कोई पहले से प्रोविजन है उसे क्या करेंगे सर, हाँ न्यू वाला ऐड करेंगे, पुराना वाला प्रोविजन माइनस कर देंगे। और चेक कर रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे चेक करना है कि प्रीवियस का प्रोविजन क्या पहले के मुकाबले कम है या ज्यादा है। अगर पिछले साल का प्रोविजन आपके सारे नुकसान को जोड़ के कम हो तो आप माइनस करोगे, लेकिन मान लीजिए पिछले साल का प्रोविजन आपके नुकसान से भी ज्यादा हो तो किस साइड आ जाएगा बेटा, फिर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जो इधर माइनस हो रहा है वो इधर क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस हो रहा है वो इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, सिचुएशन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड शो देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सन्डे डेटर आपके पास कितना है बेटा, 1,00,000। बेड डेट्स कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 7,000। तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिख रहा है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सन्डे डेटर इंक्लूड 10,000। कह रहे जी ये डेटर है ना 1,00,000, उसी में ये 10,000 भी है एक कस्टमर के ऊपर, हाँ इंक्लूड ही है वो 10,000 रुपए। हु हैज बिकम इनसॉल्वेंट, कह रहे एक डेटर जिसपे मेरा 10,000 रुपए बाकी है वो बेड डेट्स हो रहा है, और वो कितना पैसा दे रहा है बेटा, 50 पैसे देगा इन रुपी। बेटा इस कहानी से आपको क्या समझ में आया बताओ, बोलिए अजय। हम्म हम्म तो उसको अकाउंटिंग में कैसे दिखाएंगे अब, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे यही समझना था कि इस पैसे से सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि हमारा बेड डेट्स कितना हुआ है। हमारा बेड डेट्स कितना है बेटा, 10,000 का 50%, सही बात है ये। तो कितना हुआ, 5,000 का ये बेड डेट्स। डायरेक्टली नहीं लिखा, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा, लेकिन बेड डेट्स कितना है हमारा, 5,000 का बेड डेट्स है। न्यू बेड डेट्स कितना है, 5,000 का। तो 5,000 का जो बेड डेट्स हुआ उसे डेटर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ऊपर पीएनएल में जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर आगे बोला उन्होंने प्रोविजन 5% बनाना है। फटाफट इसे खुद से करो तो जरा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले खुद से करो। चले जी, सिचुएशन नंबर 4 में हमारे पास है सबसे पहले संडे डेटर। तो बेटा संडे डेटर की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास कितने का है, 1,00,000 रुपए का है संडे डेटर, ये हो गया जी। और संडे डेटर के अलावा मेरे पास है बेड डेट्स 6,000, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स होता है वो कहाँ जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और ये वैल्यू है मेरे पास 6,000। अच्छा सर इसको बाद में देख लेंगे,
उसके बाद संडे डेटर इंक्लूड 10,000, कह रहा डेटर में 10,000 रुपये हैं, वो बेड डेट्स तो उसी के बारे में बोलेगा ना कि जो पहले से हैं। तो एक डेटर है जिसपे 10,000 रुपये बाकी थे, वो 50% देगा और 50% नहीं देगा। तो जो नहीं देगा वो क्या कहलाएगा? बेड डेट्स कहलाएगा। तो बेटा जो बेड डेट्स कहलाएगा उसको हम यहाँ से लेस करेंगे ना बाबू। प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, क्या करेंगे यहाँ पे बेड डेट्स को माइनस करेंगे किसने से? 5,000 से। कितना बचा बेटा? ये 95,000। तो ये एक एडजस्टमेंट था जो मैंने कर दिया। दूसरे एडजस्टमेंट में इन्होंने बोला कि 5% डेटर भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो बेटा ये भी तो माइनस होगा ना। यहाँ लिखेंगे जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। बताओ कितना हुआ? 4,700। सही निकाला ना आप लोगों ने? अब माइनस करके वैल्यू बोलो। 90,250। और ये प्रोविज़न जाके बेटा आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे सर, और यहीं पे बेड डेट्स भी ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फर्दर बेड डेट्स, और ये फर्दर बेड डेट्स कितना बेटा? 5,000। फिर इसी में जाके हम ऐड करेंगे क्या? प्रोविज़न। यहाँ लिखेंगे जी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कौन सा वाला? करंट ईयर का। करंट ईयर, न्यू भी बोल सकते हैं इसे आप। कितना अमाउंट है बेटा? 4,750। अब टोटल करके देखिए कितना हो गया? 15,000, 15,750। अब चेक कीजिए कि क्या इतना ही नुकसान हमने पहले सोचा था, कम सोचा था, या ज़्यादा सोच रखा था। तो हमने तो सिर्फ 7,000 सोचा था सर। तो ठीक है, 7,000 तो आपने पहले से खर्च नुकसान में लिख ही रखा है। तो क्या आज भी 15,750 लिख दें? तो मुझे वो 7,000 इसमें से क्या करना चाहिए सर? तो इसमें से माइनस करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये है प्रीवियस ईयर का, या ओल्ड लिख दीजिए आप। ठीक है जी। और इसे आप यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। कितना है? 8,000। तो ये आ गया जी 8,750 रुपये। बताइए सर समझ में आया सिचुएशन? चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो। आइए फिफ्थ सिचुएशन। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ चोपड़ा ब्रदर्स। डेटर्स आपके सामने है बेटा। डेटर की वैल्यू 1,00,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, बेड डेट से 2,500, और एडजस्टमेंट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। वो क्या है? प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। बस एक ही प्रोविजन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, एक ही है ना। इधर बाबू इधर ध्यान दो। ये 5% किसका निकालोगे आप? संडे डेटर। संडे डेटर कितना है? 1,00,000। 1,00,000 का 5% कितना हुआ? 5,000। अब मुझे एक बात बताओ, पहले से बेड डेट्स कितना सोच रखा है आपने? भाई 2,500 प्लस 5,000 मिला के कितने हो जाएंगे? 7,500। क्या जो आपने साल की स्टार्टिंग में, पिछले साल के एंड में जो सोचा था नुकसान, क्या उतना हुआ है, या उससे ज्यादा, या उससे कम है? उससे तो कम है। आपने इतने का रोना तो पहले ही रो लिया था, पिछले साल ही लिख चुके पीएनएल अकाउंट में 8,000 रुपए, लेकिन हुआ कितने का नुकसान है? सिर्फ 7,500 का। तो फायदा हुआ, नुकसान हो गया सर। तो पीएनएल में डेबिट साइड लिखूं क्या मैं? किधर लिखूं फिर? पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखेंगे। आगे बात समझ में से? बनाओ पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए सिचुएशन नंबर कौन सी थी बेटा? ये फिफ्थ ना। सिचुएशन नंबर फिफ्थ। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में एक डेटर है जो गिवन है हमें 1,00,000 रुपए का। तो मैंने यहाँ पे वो 1,00,000 रुपए लिख दिया। इसके बाद मैं जाऊँगा पहले से, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा काम क्या होगा? अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेड डेट्स लिख दूंगा 2,500 रुपये का, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। हमारा रूल यही कहता है कि भाई ट्रायल बैलेंस में बेड डेट से वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ऐसे ही होता है ना सर। तो मैं सबसे पहले ये लिख दूंगा। फिर मैं जाऊंगा सर एडजस्टमेंट पे, और ये जो प्रोविज़न होता है इसको तो हम लोग बाद में छोड़ देते हैं ना, बाद में करने के लिए। तो मैं आऊँगा एडजस्टमेंट में, एक ही एडजस्टमेंट है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। वो भी कितना परसेंट है सर?
5%। तो बाबू उसके लिए हम क्या करते हैं बोलो तो माइनस करते हैं, और माइनस करते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये 5% जो आएगा ये आएगा सिर्फ 5,000 रुपये, ये आएगा सर, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अलावा। तो ये वैल्यू आ गई बैलेंस शीट में 95,000। और ये प्रोविज़न हम क्या करते हैं, हमारी आदत है, हम हिसाब से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। ये हमारी आदत है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम 5,000 ऐड कर देंगे और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7,500। फिर हमने ये सीखा है कि सर ये वाला जो प्रोविज़न है ना ये करंट ईयर का है सर, उसके अलावा अगर कोई प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कौन सी ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, तो उसे माइनस करना चाहिए। जब माइनस करने जाएंगे तो वो वैल्यू 8,000 और उल्टा हो गया, ये तो गड़बड़ हो रहा है सर। 7,500 में से 8 तो माइनस कर ही नहीं सकते। तब हमें याद आता है कि सर ये तो हमने गलत कर दिया, इधर नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रोविजन आपके इस साल के नुकसान से ज्यादा है। तो पिछले साल ही आप 8,000 रुपए नुकसान में लिख चुके, दोबारा 7,500 थोड़ी ना लिख दोगे, उससे ज्यादा नुकसान होगा तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे नुकसान में। यहां तो मुझे फायदा होता हुआ दिख रहा है, कितने का? 500 का फायदा। तो बेटा जो इस साइड आपने माइनस करने वाली चीज थी वो इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, प्रोविजन ही आएगा ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर वाला। सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, और ये वैल्यू कितनी आ गई सर, 8,000 रुपये। ये आ जाएगा बच्चे 8,000 रुपये, और जो इधर प्लस में था वो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा बेटा, लेस एक बेड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करंट ईयर। वैल्यू बेड डेट्स का कितना है बेटा, 2,500, इसका वैल्यू कितना, 5,000, और आंसर कितना आया, 500 रुपये का फायदा हो गया। बताइए जी, समझ में आया नहीं आया? ये कोई डाउट तो नहीं रहेगा? प्रोविजन में कहीं गलती नहीं होने पाए, ध्यान रखना, एग्जाम में आता ही आता है बेटा प्रोविजन। तो चलिए जी, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, ये एग्जाम में अगर ऐसा लिख के काट भी दिया जाए तो कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि ये ख्याल ही कई बार बाद में आता है। अगर आप पहले ध्यान दे सकते हैं तो बड़ी बात है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारी कैलकुलेशन करके बैठना पड़ेगा। वरना कोई टेंशन की बात नहीं, अगर हो भी जाए इतनी छोटी सी, ऐसा नहीं कि आपका 10-15 मिनट खा जाएगा, ये 2 मिनट की बात होगी। तो आप इधर लिख लेना बाद में, अगर आपको समझ में आए तो। अगर पहले आ जाए तो पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 6 सिचुएशन बेटा, आइए साहब मैं यहीं से लेता हूँ सीधा। देखिए आपके इसमें ट्रायल बैलेंस में एक संडे डेटर है, एक बैड डेट्स है, एक डिस्काउंट अलाउड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है बेटा। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एक कैटेगरी का है। ये जो है ये एक कैटेगरी है। डिस्काउंट अलग बात है, डिस्काउंट हम अपनी खुशी से देते हैं किसी को, और बेड डेट्स किसी और की मर्जी से होता है, जिसमें हमें कोई खुशी नहीं होती जब बेड डेट्स हो। तो बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना वो बहुत तकलीफ दे। डिस्काउंट हम खुशी खुशी देते हैं, जब कोई पैसा दे रहा होता है तो हम डिस्काउंट देते हैं उसे, यही होता है ना सर। तो इस बात को आप समझेंगे कि आपने अभी तक ना डिस्काउंट के बारे में नहीं पढ़ा, आप अपने दिमाग में ही बैठा के चलिए। आपने क्या पढ़ा है बोलिए? डेटर पढ़ा है। आपने क्या पढ़ रखा है सर? बेड डेट्स पढ़ा है। आपने क्या पढ़ रखा है? तो इसकी अकाउंटिंग तो पता है ना। अच्छा, पहले इसके बारे में देखेंगे, बाद में इसको समझाता हूं मैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एक्स्ट्रा पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। कह रहे जी मेक प्रोविजन, आपको प्रोविजन बनाना है। किस चीज का प्रोविजन बनाना है सर? डाउटफुल डेट्स का। कितना परसेंट? 3%। अब बताइए जो प्रोविजन बनेगा 3% किस में से माइनस होगा सर? डेटर में से तो माइनस होगा। क्या कोई एडजस्टमेंट में बेड डेट्स है क्या? देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट में हम क्या माइनस करते हैं बेटा?
बैड डेट्स, उसके बाद हम माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और उसके बाद जब अगर बैलेंस आता है तब हम माइनस करते हैं बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये भी माइनस होता है। सर ये क्यों हो रहा है? बेटा इसमें ना हमने पता लगाया, जैसे मेरे मान लीजिए किसी पे 100 रुपये बाकी थे, 3-4 लोगों पे, तो उसमें से मुझे क्लियर हो गया 10 रुपये नहीं मिलेंगे। अब कितने बच गए? फिर कुछ लोगों पे डाउट है, ये बहुत निकम्मे, ये भी नहीं दे सकते, हो सकता है कि 10 रुपये और ना मिले, हो सकता है, ये क्लियर है, यहाँ पे डाउट है। अब कितने मिलेंगे? अब इनकी शक्लें देख के लग रहा है कि जब तक इनको डिस्काउंट नहीं दूंगा ना तब तक ये पैसे भी नहीं देंगे। तो डिस्काउंट मैंने मान लिया 5 रुपये, तो अब कितना हो गया जी? तो नुकसान तो ये भी है, यहां पे इनकी मर्जी से चल रहा था, यहां पे मेरी मर्जी चल रही है। तो आप डिस्काउंट देने की बारी तब आएगी ना जब डाउट नहीं रहेगा किसी पे। ये जिस पे डाउट है उसको डिस्काउंट देने का क्या फायदा? जो पता है कि नहीं देगा उसको आप बोल रहे मैं डिस्काउंट दूंगा इसको, ये क्या बात हो गई जी? डिस्काउंट तो वही होना है जहां पे कंफर्मेशन है कि पैसा आएगा, उसकी तभी तो डिस्काउंट देंगे आप। तो वो भी एक तरीके का नुकसान है, लेकिन ये नुकसान आपने, प्रोविजन वर्ड क्या है, फ्यूचर में होना है। आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि फ्यूचर में आपको ये नुकसान होना है। क्लियर है? ये सारे नुकसान है। चलिए, तो आप एक बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट का बनाइए थोड़ा फॉर्मेट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले मैं ना डेटर लिख लेता हूं जहां लिखना चाहिए था, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ। यहां लिख लिया बेटा संडे डेटर, और संडे डेटर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। ट्रायल बैलेंस से उठाया हमने, फिर बेड डेट से उठाया ट्रायल बैलेंस से 2000 का, तो ये पीएनएल में डेबिट साइड बेड डेट्स, बेड डेट से बेटा हमारे पास 2000 रुपये। बताइए जी, समझ में आ गई बात यहां तक? उसके बाद डिस्काउंट वाली बातें तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के साथ होंगी, और ये प्रोविजन तो हम लोग बाद में ही लिखते हैं। आप डिस्काउंट को इग्नोर करो, अभी इसको इग्नोर करो, सॉरी इसको और इसको इग्नोर कर दो। अब क्या बच गया सिर्फ आपके लिए? ये बाद में देखेंगे, पहले एडजस्टमेंट अब कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में पहला है मेक प्रोविजन 3%, बेड डेट्स तो है ही नहीं सर, तो प्रोविजन है, तो प्रोविजन आपको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम माइनस करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंट है? 3%, 3000 कितना आ जाएगा सर? ये 97,000 आ जाएगा सर। इसी प्रोविजन को उठा के हम जाके यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ऐड करेंगे बेड डेट्स के नाम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये वैल्यू है 3000। टोटल कितनी हो गई बेटा? 5000। बताइए जी, टोटल कितनी हो गई है? 5000। अब मुझे बताइए, सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन पे ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट पे अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है? अब बताओ, जो पहले से प्रोविजन पड़ा हुआ वो है कितने का बेटा? क्या ये 6000 मैं यहाँ माइनस कर सकता हूँ क्या? अभी बताओ क्या करना चाहिए फिर? वेरी गुड, कर लो यही काम फिर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये था बेटा ओल्ड वाला, ये 6000, बाद में समझ में आया तो ये तो गलत हो गया जी, ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा है। अब ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा तो किधर लिखूं बताओ? क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये वैल्यू है बेटा ओल्ड प्रोविजन बोले तो प्रीवियस ईयर, अमाउंट है इसका 6000। ठीक है जी, जो इस साइड में प्लस में था, जो इस साइड प्लस में ये दोनों हैं, उसको उधर जाके माइनस करना है हमें। तो हम माइनस करेंगे बेटा, एक तो माइनस करेंगे बेड डेट्स, ये बेड डेट्स 3000। फिर बच्चे हम फिर से माइनस करेंगे क्या सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये वैल्यू है सर करंट ईयर वाली, कितनी है बेटा? 2000 या 3000? बेड डेट्स 2000 था ना? ऐसा पाप मत करवाओ मेरे से। अब बताइए सर कितना आया ये? 1000। बताओ प्रोविजन वाली सिचुएशन समझ में आ गई ना? तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मैच नहीं करना, उसको वो अलग टारगेट है, ये अलग है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैलकुलेट जरूर होता है कि पहले बेड डेट्स माइनस होता है, पहले क्या माइनस होता है, क्या बताया था मैंने आपको? पहले बेड डेट्स होता है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर बैलेंस बच गया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर में से माइनस होती है ये तीनों चीजें। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के बारे में, बताइए क्या करें इसको भी? सर उसको लेस कर देते हैं सर, और यहां पे लिखते हैं प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना परसेंट है बेटा? 2%। ये जो 97,000 है उसका 2% निकालिए, निकालो बेटा, 97 का 2%। 1940। तो भाई यहाँ पे आ जाइए, 1940 माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, बताइए माइनस करके। 95,060। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये प्रोविजन करंट ईयर का डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं इत्मीनान से। अब सोचिए, आइए भाई, अब सिर्फ डिस्काउंट के बारे में बात करना है और किसी चीज़ के बारे में बात हमें नहीं रखनी। समझिए बेटा, ये डिस्काउंट का मतलब ये नुकसान हो चुका है अभी इसी साल, हाँ या ना बोलो? ये नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन आपने पहले कितना सोचा था कितना होगा? बाबू इधर ध्यान दो, आपने पहले कितना सोचा था कितना होगा? 1000, लेकिन हुआ कितना? तो इस बार नुकसान में कितना लिखना था? 500। बेटा जैसे वहां पे बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और बेड डेट्स की जगह क्या आ गया है? डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है? ये पहले पिछले साल आपने सोच लिया था कि 1000 का नुकसान होगा, और हुआ कितने का? 1500 को। और एक नई बात और कि 1500 का तो हुआ हुआ नुकसान, इसके अलावा इन फ्यूचर में भी डिस्काउंट पे कितना नुकसान और होगा? तो 1500 प्लस 1940 मिला दिया जाए तो 3440। और पहले से आपने क्या सोच रखा था बोलो? आपने तो सिर्फ 1000 सोचा था। समझ में आई बात? तो एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ भाई? तो आप ये 1000 रुपए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही। कैसे? कैसे करते थे? बेड डेट्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन से ईयर का ऐड करते थे? करंट ईयर का। और प्रीवियस ईयर वाला क्या करते थे? माइनस। तो बेड डेट्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बोलो? हम लिखने वाले हैं डिस्काउंट। इस बार बेड डेट्स नहीं है हमारे पास, क्या है? डिस्काउंट अलाउड। बताइए जी, डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू 1500। तो पहले मैंने ये लिखा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है ऐड, क्या ऐड करें सर? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कौन सा वाला बच्चे? करंट ईयर प्लस होता है, और करंट ईयर की वैल्यू कितनी है? 1940, यही है ना? इसको ऐड करा तो कितना आ गया था, बता दो जरा? 440, यही आया। फिर हम कौन सा लेस करेंगे बोलिए? ओल्ड वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कौन सा वाला बच्चे? ओल्ड वाला। ओल्ड वाला कितना है बेटा? 1000। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा इसका? 2440। आगे बात समझ में? ऐसे करेंगे। तो जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन थे मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट है किसी तरीके का दिमाग में आ रहा है खुराफात, तो पूछ लो। आ भी सकता है, वैसे तो सारे खुराफात मैं ही डालता हूँ दिमाग में, लेकिन फिर भी बताओ आप, बोलो। हाँ फिर से नहीं बेटा, ये डिस्काउंट अलाउड अलग से बनाना है।
ये डिस्काउंट की लिस्ट हमें ना असल में क्या है, देखो खर्चे खर्चे, नुकसान नुकसान है, तो क्या सारे नुकसान को एक साथ लिखते हैं हम? लॉस बाय फायर भी, बैड डेट्स भी, डेप्रिसिएशन भी नहीं ना, क्योंकि क्लासिफाई करेंगे तो अलग अलग अकाउंट में करेंगे। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले लोग हैं, अगर उनको एक ही डेटा में सारा कुछ दे दिया तो बेचारे एनालाइज क्या करेंगे? मैं अगर पीएनएल में सिर्फ इतना लिख दूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बात खत्म। अब टोटल लिख दूं तो एनालाइज कर पाएंगे आप? कैसे अंदाजा लगा पाएंगे कि मैंने डिस्काउंट कितना दिया, मेरे कितने पैसे डूबे हैं? ये दोनों अलग बात है। कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया, कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, स्टेशनरी पे कितना खर्च किया, तो हम यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ रहे होते हैं कि भाई फुल्ली डिस्क्लोज करिए आप, डिसीजन लेने में आसानी रहे। ऐसे नहीं कि हेड को एक साथ मैच कर दिया आपने, आप ऐसे भी लिख सकते थे लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एक साथ लिख के सारा खत्म कर देते, लेकिन वो करने से हमारे डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ सकता है, इसलिए हम लोग सेपरेट दिखाते हैं बेटा इन सब चीज़ों को। बताइए कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी तरीके का? कोई और सवाल पूछ लो। क्लियर है? तो प्रोविजन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स से मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्लास में एक और एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही करेंगे, ढंग का क्वेश्चन जिसमें ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है उसको कवर कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सारे कवर कर लेंगे उसमें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।